वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। वो सारा शब्द एक ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਕਰਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਕਿਉਂ ਅਬੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲਬੇਲਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ बेटा तेरे भी पैसे बदे होने। फिर शेरशाह सूरी आए शेरशाह सूरी लगता साड़ा ताता चाया अयूब खान के बारे में कायदे आज़म ने लिखा था कि ये फौजी मामलात से ज़्यादा सियासी मामलात में दिलचस्पी रखता है और इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ईस्ट पाकिस्तान और ये बैज भी ना लगाएं और इनको कोई कमांड भी ना दी जाए। ये तो अपनी मेरी किताब में आप पढ़े जर्नैल और सियासतदान तारीख की अदालत में जी जी ये किताब है, उसमें भी मेरा ख्याल कायदे आज़म बसीर गवर्नर जनरल उसमें भी शायद मैंने ये कोटेशन दी है। ये डान में छपी थी, डान अखबार में, और ये उस शख्स की वो रेफरेंस है कि उसने उसकी एक्सेस रिकॉर्ड तक हुई थी। आपको पता है हमारी तो रिकॉर्ड तक एक्सेस ही नहीं है। मैं चला गया आर्काइव्स में, मैंने कहा यार मुझे कुछ चीजें दो, फाइलें तो दो ना, आखिर कायदे आज़म ने नोट लिखे हुए हैं। राइट। तो उसने फैसले किए क्योंकि कैबिनेट ने कहा था कि आखिरी फैसला आप करेंगे, तो जितने भी फाइलें थी वो उनके पास जाती थी। वो बीमारी के बावजूद बढ़ते थे और नोट भी लिखते, वो किसी ने दी नहीं, वो नहीं दी। तो वो एक नोट था, वो सरदार अब्दुल रब नश्तर जो थे बहालियात के वजीर भी थे ना, जो महाजरीन आ रहे थे जी जी। तो वो उनके साथ ड्यूटी लगाई थी उसकी, उस वक्त पता नहीं वो मेजर था या क्या था, ब्रिगेडियर था अयूब खान, कि भाई आपने इसको ये जो है ना महाजरीन आ रहे हैं इनका काम करना है, तो उधर दिलचस्पी नहीं लेता था। तो वो फाइल एक भेजी फिर सरदार अब्दुल रब नश्तर ने कायदे आज़म को। कायदे आज़म ने उसके ऊपर कहा कि मैं इसको जानता हूँ, ये बंदा जो है बड़ा एम्बिशियस है, ये अपने प्रोफेशन के बजाय सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके ढाका भेज दो और इसके बैज इसको कहो कि भाई ये 6 महीने या साल बैज नहीं लगाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप ये कि ढाका से वो एक दफ़ा लाहौर आ गया और वहां पर उस वक्त जनरल ग्रेसी था, ये सुनने वाली बात है, आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी था। उसने पूछा उसको अयूब खान का तुम लाहौर क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी तो ढाका में है। वो कहता जी मैं लियाकत अली खान से मुलाकात करने के लिए कराची जा रहा हूँ। कहता तुम्हारा क्या ताल्लुक है उसके साथ? कायदे आज़म का उसका सामान निकाला जहाज से और ढाके वाली फ्लाइट के ऊपर डाला, कहता जाओ जाओ वापस जाओ ढाका। अच्छा हाँ। अच्छा सर, आपकी जो किताब है बतौर गवर्नर जनरल, कायदे आज़म बतौर गवर्नर जनरल, तो उसके हवाले से ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कायदे आज़म गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो कैबिनेट की मीटिंग्स को चेयर भी करते थे। तो किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में गवर्नर जनरल कभी कैबिनेट की मीटिंग्स को चेयर नहीं करता। और ये भी कहा जाता है कि दिसंबर 47 में पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये फैसला किया कि जो मिनिस्टर उनसे डिसएग्री करेगा उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो ये तो कोई जमहूरी रवायत नहीं कायम की उन्होंने। कायदे आज़म ने खुद कहा था कि भाई देखो इस वक्त ये एक किस्म का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये शुरू की बात कर रहा हूँ, जब वो उन्होंने पहली कैबिनेट में मीटिंग उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बुलाया तो जाहिर है वो गवर्नर जनरल थे, वो भी आए, तो अब फैसला तुम करो, मेरा रोल क्या होगा, ये बात कही है उन्होंने। कायदे में कहा कि फैसला आप कर लो, क्योंकि उधर जो नेहरू है वो तो वज़ीर आज़म बन गया था, ये गवर्नर जनरल बन गए थे, तो उसको जो लियाकत अली खान है सारी पावर तो फिर उसके पास आ जानी चाहिए थी ना। तो कायदे आज़म ने खुद ही इनिशिएट किया कैबिनेट मीटिंग में कि फैसला आप करो कि आपने क्या मेरे रोल मुतय्यन करो। उन्होंने कहा जी कि आप फादर ऑफ द नेशन हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे फाउंडर हैं, हम कैसे, हमें आपकी जरूरत है, हम आपके बगैर तो चल नहीं सकते। तो इसलिए कैबिनेट ने ये फैसला किया जो किताब में मौजूद है कि जो भी फाइल होगी वो आखिरी फैसले के लिए कायदे आज़म के पास जाएगी। ये नहीं कि इस्तीफा दे, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल, वो एक उसको रेजोल्यूशन कह लें कैबिनेट का या कन्वेंशन कह ले कैबिनेट का, वो बाज़ाब्ता तौर पे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, उन्होंने उनको ये भी इख्तियार ये था 1935 के एक्ट में, ये भी लिखे 1935 के एक्ट में ये इख्तियार मौजूद था कि वो अपने हालात के मुताबिक उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते थे, और कुछ चेंजेस हुई भी, वो दस्तूर साथ असम्बली से करवाई गई, उन्होंने करवाया। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं, ये पूरा रिकॉर्ड है उसमें कि दस्तूर साथ असम्बली ने कुछ अमेंडमेंट्स की 1935 के एक्ट में ताकि फैसिलिटेट किया जाए, मुल्क आगे बढ़े और मुल्क के जो मसाइल है उसको फेस हम कर सकें। अर्ली स्टेज थी, तो कायदे आज़म के पास तमाम फाइलें जो हैं वो एक जाती थी। और ये बिल्कुल मैं बात आपकी ठीक है कि उन्होंने जो हुकूमत एक साथ चलाई है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई है।
वो पार्लिमानी निज़ाम के हक में नहीं थे। उन्होंने एक आखिर में उनकी तहरीर भी जो जेन्युइन है, उनके हाथ की लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में बेहतर जो मौजूद निज़ाम है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और आप देख लें कि पार्लिमानी निज़ाम हम चला रहे हैं, नाकाम हो रहा है। उन्होंने तो एज ए गवर्नर जनरल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला के दिखा दिया एक साल आपको। अच्छा, ये ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि जी उनकी कोई डायरी में ऐसी चीज़ मिली है, लोगों ने फिर उस पर डाउट्स का भी इजहार किया था। लेकिन सर, अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे तो फिर वो प्रेसिडेंट बन जाते, या अगर इसी सिस्टम में था, प्रेसिडेंट ही था ना। नहीं मतलब गवर्नर जनरल के पास तो सेरेमोनियल वो होता है ना जी, उनके पास तो कोई इख्तियारात नहीं होते। तो फिर वो अगर लियाकत अली खान को गवर्नर जनरल बना देते, खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते। अरे बात आपकी ठीक देखा ना, लेकिन बात उस वक्त देखे, उस वक्त जो अक्सर जब बना है, हालात जो कैसे थे, आइन तो बना नहीं था ना, अभी कैसे बन जाते। जो उन्होंने आइन के हदूद के अंदर रहते हुए कोई तरीका का इख्तियार कर रहा था ना। गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी उसको वो सदर तो नहीं कन्वर्ट कर सकते थे ना। हाँ, इख्तियारात ले सकते थे, कैबिनेट से इख्तियारात उन्होंने ले लिए, और वो आईनी और कानूनी तौर पर जिस तरह को ले सकते थे, और वो उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल किए। अगर कायदे आज़म गवर्नर जनरल के तौर पर इख्तियार इस्तेमाल ना करते और लियाकत अली खान करता तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते। ये मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। और ये मुल्क जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जरिए ही आगे चलेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप 10 साल के बाद 20 साल इधर ही आएंगे आप। ये नहीं पार्लिमानी निज़ाम शैतानी निज़ाम है। इसको अल्लामा इकबाल ने इब्लीस की मजलिस शूरा में, अल्लामा इकबाल ने इस निज़ाम को, जो यही निज़ाम था ना जब अल्लामा इकबाल था, कायदे आज़म था, जो यही निज़ाम था ना पार्लिमानी जो उस वक्त चल रहा था, जिसमें अल्लामा इकबाल ने भी इलेक्शन लाहौर से लड़ा था, उसको पता था। वो उसने लिखा इब्लीस की मजलिस शूरा, उन्होंने कहा कि ये शैतानी निज़ाम है। और वो कहता था कि हमें स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी चाहिए, स्पिरिचुअल का रूहानी, और हमें सोशल डेमोक्रेसी चाहिए, यानी समाजी। ये नहीं है ख़ानदानी हो गई, अशराफिया की हो गई, एक तबके की नहीं हो। जमहूरियत पूरे समाज की हो, ऐसी जमहूरियत जिससे पूरा समाज जो है तरक्की करे और उसमें इक्वल चांसेस हों, सोशल जस्टिस हो। तो ये बात है। एक मैं बात, जब आप कोई सियासी बातें करेंगे तो थोड़ा एक बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, जो मैंने तहकीक से मुझे पता चला है, और मेरी एक किताब है खुफिया पेपर्स, आजकल पाकिस्तान में बिक रही है, वो काफ़ी पॉपुलर है। खुफिया पेपर्स, वो खुफिया पेपर्स वो हैं कि जब पाकिस्तान बना है 1947 में, 30 साल के बाद बरतानिया ने, अमेरिका ने कुछ पेपर खुफिया जो थे डीक्लासीफाई किए थे, उनके ऊपर वो किताब बेस करती है। उसमें साफ से जाहिर हो गया है, और ये मेरी गोई नहीं है, ना किसी आपकी या किसी और की नहीं गोई, ये अमेरिकन और जो बरतानिया के जो यहाँ पर एम्बेसडर थे उनकी गोइयाँ हैं, उनके डॉक्यूमेंट हैं, उनके लेटर है खुफिया। और उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अयूब खां के साथ साजबाज करके अमेरिका और बरतानिया ने, और यहाँ के जो जागीरदार थे, जो बड़े ताजर थे और जो ब्यूरोक्रेट थे, वो सारे मिलके उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने आज़ादी तो, जोग्राफियाई आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन हम आगे जो है ना निज़ाम वो वही चलाएंगे जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में चल रहा था। ये मैं आपको बताऊँ, इसको बात लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये एक साजिश हो गई थी, और वो साजिश आज भी चल रही है। इस साजिश को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैं, इमरान खान पॉपुलर लीडर है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ पाकिस्तान के 22-24 करोड़ अवाम के नाम पर कि खुदा के लिए लोगों को, ये नौजवानों को बताओ कि ये साजिश हुई हमारे खिलाफ, कि हम अंग्रेज़ के निज़ाम को आज तक चला रहे हैं। जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, हालात नहीं बदलेंगे। और ये इमरान खान जानता है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसको पता है, अंदर से उसने देख लिया है। लेकिन अल्लाह ताला उसको तौफीक दे कि वो ये बात भी करे, नौजवानों को बताए। अच्छा सर, ये जो हम बात अभी कर रहे थे ना, कि कैबिनेट ने ये फैसला किया दिसंबर 47 में कि जो मिनिस्टर डिसएग्री करेगा कायदे आज़म से, वो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2016 में छापी थी, द फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, नोमान किरण इमरान की किताब है ये। उसमें ये लिखा है उन्होंने कि दिसंबर 30, 1947 को ये फैसला किया कैबिनेट ने कि कायदे आज़म का हुक्म हतमी होगा, और जो मिनिस्टर उनसे डिसएग्री करेगा ही वुड रिजाइन, वो इस्तीफा देगा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। बहरहाल आपका ये कहना है कि सिर्फ ये था कि कायदे आज़म का हुक्म हतमी होगा जी, जो अगर कोई इख्तिलाफ भी करेगा तो उसकी सूरत में गवर्नर जनरल का हुक्म फाइनल होगा। ओके, राइट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा जी कि एक यहाँ पे अतातुर्क के बारे में किताब की एक यहाँ पे लॉन्च थी, फर्रुख सोहेल गोइंदी जिसके होस्ट थे, आप भी उसमें तशरीफ़ लेके गए थे, और इत्ज़ाज़ एहसन भी थे। तो फ़र्रुख साहब ने वहाँ पे कहा कि कमाल अतातुर्क एक अजीम सोच के हामिल इंसान थे, और इत्ज़ाज़ एहसन साहब ने कहा कि कायदे आज़म के ख़यालात कमाल अतातुर्क के ख़यालात से काफ़ी मिलते थे। तो आप एग्री करते हैं इससे? क्योंकि जब अतातुर्क की जब डेथ हुई तो कायदे आज़म ने बहुत तारीफ़ की थी उनकी। बिल्कुल, वो कायदा अतातुर्क से मुतासर थे वो जी। अब मैं किताब का एक नाम भूल गया हूँ, बड़ा दिलचस्पी से उन्होंने पढ़ी है, अतातुर्क की किताब है, नाम बड़ी मशहूर किताब जी, अतातुर्क के बारे में।
वुल्फ, मेरा ख्याल है वुल्फ कुछ इस तरह से। जी, वही किताब है, उन्होंने बड़े दिलचस्पी से पढ़ी और न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि अपनी बेटी को भी कहा कि ये पढ़ो। और वो जब अतातुर्क का जो हुआ था तो उस वक्त उसके बाद उन्होंने उसका शोक भी यहाँ पर बनाया और वो बड़े मुतासर थे और बड़े फख्र से उनका नाम लेते थे। ये ठीक बात है। अच्छा सर, हम जो है इस मजहबी जो मुनाफरत है, इतनी फ़िरकावारियत, इतनी इंटॉलरेंस, इसमें कैसे फंसे? अब कुछ लोग तो कहते हैं ये हालिया चीज़ है, लेकिन 53 में एक एंटी अहमदिया मूवमेंट चली और उससे पहले 1950 में आपको पता है जैसे जोगिंदर नाथ मंडल जो पहले लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए कि जी ईस्ट पाकिस्तान में 10,000 हिंदू मारे गए। और 60s में 68 में डॉक्टर फजलुर रहमान थे, एक बड़े इनलाइटेंड और लिबरल इस्लामिक स्कॉलर थे, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर भी थे। उनको भी मुल्क छोड़ के जाना पड़ा जब उनकी किताब इस्लाम छपी। जुवेद गामदी बाहर चले गए हैं। जी, जुवेद गामदी जी। असल में ये जो है ना, यहाँ पर इसमें जैसे मैंने गुजारिश की ना कि एक विजन जो अल्लामा इकबाल का भी और कायदे-ए-आज़म का बड़ा क्लियर था। वो कहते थे कि भाई देखो इस्लाम तो हमें यूनाइट करता है, इस्लाम इज वन, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस्लाम तो एक है। तो जब आप इस्लाम की सही डेफिनेशन नहीं करते और जब आप इस्लाम को अपने ज़ाती, ग्रोही और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी मुल्क में, तो उसके रिजल्ट पर यही निकलते हैं कि जो लिबरल लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो इख्तलाफ राय की बुनियाद पर उनको थ्रेट्स मिलती हैं। जैसे जुवेद अहमद गामदी को भी थ्रेट मिली और उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने जाने से पहले उनको थ्रेट मिली है कि भाई हम आपको, कोई बंदा आएगा खुदकुश हमलावर, वो आपको मार देगा। तो मैंने सोचा कि यार मेरी जान तो एक है, लेकिन अगर खुदा न खासा जिस आबादी में मैं रहता हूँ यहाँ पर कोई हमला हो तो उनका क्या कसूर है जो दूसरे, मैं तो चलो फिर भी बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक मेरी बात से वो डिफर कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि हमें कायदे-ए-आज़म का विजन जो है ना कि यार मजहब जो है ना खुदा के वास्ते उसको सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल ना करो, ठीक है ना जी। बस अगर आप उसको करोगे तो जाहिर है कि वो मंडल जो थे वो तो पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे। वो तो 1946 में जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी वजीर थे वो जी, और वो वजीर कानून भी बने थे। हालांकि उस वक्त जोर डाला सारे जो मजहबी लोग थे कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को मजहबी अमूर का मशीर बनाए। कायदे-ए-आज़म उन्होंने नहीं माने, क्योंकि वो कहते थे मैंने तो मजहब को अलग ही रखना है। जब मैं कहता हूँ 11 अगस्त को कि मजहब को जो है वो कारोबार मुमलकत से अलग रखो, तो मैं मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का एहतराम तो करता हूँ कि उन्होंने 1946 में इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो ठीक है, लेकिन मैं उनको वजीर नहीं बना सकता, मैं मशीर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अपना जो असूल है उसके ऊपर कायम हूँ। तो इसलिए जब जूँ आप देखें ना पाकिस्तान की तारीख में मजहब जो है वो सियासत में ज़्यादा जाता रहा। इस तरह का जमात इस्लामी देखे कि इन्होंने सदर अयूब के दौर तक इन्होंने एक इस्लाह के लिए एक जमात बनाई थी तो फैल रही थी। बड़ा ज़बरदस्त आप ये हवाला देना चाहिए आपको कि जमात इस्लामी जब तक सियासत में नहीं आई ये फैल रही थी, जब ये सियासत में आई है ये सुगड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सियासी मकसद के लिए आप मजहब को इस्तेमाल करोगे तो वो लोग भी उसको पसंद नहीं करते। आप देखें कि कायदे-ए-आज़म के मुकाबले में बड़े जय्यत उलमा थे हिंदुस्तान में, लेकिन लोगों ने लीडर तो उसको माना ना। भुट्टो के मुकाबले में बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े मौलाना मुफ्ती महमूद वगैरह बड़े, लेकिन भुट्टो को माना ना। लोग भी पसंद नहीं करते कि आप एक बाबरकत मजहब है, एक ऐसा मोहब्बत का, प्यार का, सुलह का, बर्दाश्त का, इसार का, मसावात का मजहब है, उसको आप कंट्रोवर्शियल बना दो सियासत में लाके। अच्छा सर, आपने बात की अल्लामा इकबाल ने, आपने कहा कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात की। तो क्या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट करती है या सिर्फ एक खाली खोली रेटरिक है ये? मैं जिलावतन रहा हूँ ज़िया-उल-हक के दौर जी 8 साल, 2 साल मैं रहा हूँ बरतानिया में और मैं 6 साल रहा हूँ कनाडा में। दोनों जगह मैंने सियासी निज़ाम देखा है, जमहूरी निज़ाम देखा है। उनको मैं कह सकता हूँ कि वो स्पिरिचुअल है, वो झूठ ही नहीं बोलते, मुनाफकत ही नहीं करते, दगा नहीं देते किसी को, वोटों में गड़बड़ नहीं करते, धांधली नहीं करते। इसको कहते हैं इखलाकी है। रूहानी का मतलब है इखलाकी, समझ गए ना जी। लेकिन एक तरफ आपने कहा कि इस जमहूरी निज़ाम को इकबाल ने शैतान की मजलिस शूरा कहा, वो दूसरी तरफ आप उसी निज़ाम की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल किए, ये आप ही शकील साहब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया में नाफिज था, जो निज़ाम इंडिया में नाफिज था वो बरतानिया में नहीं है। खुदा के वास्ते समझो लोगों, नौजवानों, पागलों की तरह जुनूनी शख्सियत प्रस्ती कर रहे हो। ये समझो कि जो हिंदुस्तान में निज़ाम था जमहूरी, वही आज पाकिस्तान में चल रहा है, और ये निज़ाम बरतानिया में नहीं है, अमेरिका में या कनाडा में या दूसरे मुल्कों में नहीं है। वहाँ पर फेयर है निज़ाम, वहाँ पर झूठ जो बोलेगा वो निकल जाएगा, करप्शन करेगा वो निकल जाएगा। ये निज़ाम जो है ये एक इस्तिसाली निज़ाम है,
जागीरदारों का निज़ाम है, सरमायादारों का निज़ाम है। ये आज भी इस निज़ाम के पीछे पाकिस्तान के जागीरदार, और ये भी मैं बड़े एक बावसूख तरीके अंदाज से मैं आपको कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जिन लोगों को जगीरें अता की थी वो उनका असासा थे। वो आज भी असासा वो महफूज है, और आज भी वो अमेरिका और बरतानिया के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जगीरदार, बड़े सनतकार, ताजर जिन्होंने ज़मीनें ली थी, और वो उनकी वजह से अपने निज़ाम को आगे चला रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए या मैं ज़्यादा वजाहत नहीं, आई अंडरस्टैंड, यस। ये जो उनके असासे थे ना, ये जो थे जिनको जगीरें दी थी, ज़मीनें दी थी, वो आज भी उनके पे रोल पे, मैं कह देता हूँ चलो उनके पे रोल पे है, ये फ़ायदे उठाते हैं। कोई अपने बच्चे को भेजता है पढ़ने के लिए, कोई नौकरी के लिए भेजता है। अच्छा सर, उसमें फिर ये सवाल आता है ना कि जब पाकिस्तान बना तो पंजाब का कहा जाता है सबसे बड़े जागीरदार थे इफ्तिखार ममदोट, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। अगर आप लैंड रिफॉर्म्स चाह रहे थे तो इफ्तिखारुद्दीन साहब थे जो कुछ अरसा मिनिस्टर रहे, लेकिन उनको 3-4 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया गया। तो सर कायदे आज़म ने क्यों जागीरदारी को एबॉलिश नहीं कर दिया? उनके पास तो इतने पावर थे। ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया। इफ्तिखार जो थे वो तो सोशलिस्ट थे। इफ्तिखारुद्दीन जो थे वो सोशलिस्ट लीडर थे जी। एक दानियाल लतीफ़ी थे जी, वो भी सोशलिस्ट थे। इन दोनों ने जो मंशूर लिखा जी, मुस्लिम लीग का मंशूर बनाया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसमें शामिल था कि हम ज़री इस्लाहत करेंगे। और ज़री इस्लाहत जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में कायदे आज़म ने और लियाकत अली खान ने नाफज कर दी थी। ठीक है, आप सुने। और ये बाकी मगरबी पाकिस्तान में नाफज होनी थी कि उसको शहीद कर दिया लियाकत अली खान को। उसकी एक वजह यह है, एक बड़ी फैक्टर एक ये भी है कि वो ऐलान करने जा रहे थे कि भाई मैंने मशरक़ी पाकिस्तान में हमने लैंड फॉर्म्स किया है। इंडिया ने भी कर दी थी, वो भी प्रेशर था, नेहरू ने कर दी थी ना, वो भी पाकिस्तानी प्रेशर था। तो वो कहते, लियाकत अली खान कहता था कि मैं भी जगीरें छोड़ के आया हूँ ना, अबाई जगीरें तो मैं इधर करूँगा। तो वो करना चाहता था तो शहीद कर दिया। उसमें वो सारे जो शामिल थे आपको पता ही है, बड़े बड़े लोग जो बाद में बेनिफिशरी बन गए थे। गुलाम मोहम्मद उसमें शामिल, उसमें दूसरे जो लोग थे और बड़े बड़े ताजर और जगीरदार, वो कहते ये तो वहाँ बेड़ागर कर देगा। अब देख लें उस वक्त से आज तक ज़री इस्लाहत नहीं हुई। भुट्टो ने की कोशिश, उसको शहीद कर दिया और शरीयत कोर्ट से वो ले आए स्टे आर्डर। वो जो आबद हसन मंटो है उसने अपील की हुई है उसके खिलाफ, वो लगती नहीं है। वो 25 साल हो गए लगा नहीं रहे। ये जुडिशियल सिस्टम देख ले इनका। आजकल सर बड़ा तस्करा हो रहा है कि जनरल कमर बाजवा ये चाह रहे थे कि इंडिया के साथ एक ग्रैंड रेकन्सिलिएशन हो, जिसमें मसला कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए और इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात हों, स्पोर्ट्स रिलेशंस हों। खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी की जो एडवाइस थी वो ये थी कि इस तरह तो हमें लोग गद्दार कहना शुरू हो जाएंगे, हमारी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके पेश नज़र ये अच्छा इनिशिएटिव ना होता? ठीक है जी, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, क्योंकि मैं एक जब देखता हूँ पाकिस्तान के हालात को, काफ़ी काम भी मैंने लिखने पढ़ने का किया हुआ है, तो मैं उन हालात के मुताबिक मैं देखता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक फ़ैसला हो गया था जिसको खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने अपनी जो किताब है उसमें बड़े तफसील के साथ बयान किया है। और वो लिखा है कि भाई दोनों मुल्क जो है वो एग्री कर चुके थे कश्मीर के बारे में कि भाई वो जो कश्मीर है उनका उनके पास रहेगा, इधर वाला कश्मीर जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे। बॉर्डर हम खोल देंगे और बॉर्डर नरम कर देंगे और सारी ऑटोनॉमी उनको दे देंगे कि वो ठीक है अपने मामलात खुद चलाएं। ये एक फ़ैसला हो चुका था। तो इसको आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और फिर ये है कि जाहिर है कि सोच में इर्तिका भी होना चाहिए ना। जैसे आपने पहले बड़ी अच्छी बातें की कि इंतहा पसंदी की बातें आप कर रहे हैं ना, तो ये भी एक इंतहा पसंदी वाली बात हो जाती है ना कि आपने 75 साल से एक पोजीशन ली हुई है, आप उसी पे लड़े रहे, आप बेड़ागर करते हैं मुल्क का, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। इसमें हमें ज़रा होशमंदी के साथ सोच विचार करनी चाहिए दोनों मुल्कों को। दोनों मुल्कों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोगों को 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं मिलती। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम कोशिश करें कि यार ठीक है कश्मीर का एक इशू है हमारा, उसके हमारा स्टैंड जो है वो रहेगा, लेकिन हम हालात साजगार देखें ना। चीन जो है वो इंडिया से भी तजारत कर रहा है, सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका से भी तजारत कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान को भी अब तारीख से सीखना चाहिए। तारीख से सीखते हुए अपने अगर मुल्क की गुर्बत को ख़त्म करना है उन्होंने, तो हमें डिफेंस के अखराजात को कम करने के लिए हमें कश्मीर का इशू हल करना है चाहिए। अगर बाजवा ने ये काम किया है तो उसमें तो इमरान खान को तावन करना किया होगा इसने, मेरा ये ख्याल है। शाह महमूद कुरैशी वगैरह या इमरान खान, कोई रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ें नहीं है कि कभी इन्होंने अपने दौर में कोई बयान दिया हो ऐसा, समझ गया ना। अहमद मीर ने सर ये लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी का बड़ा रोल था इस इनिशिएटिव को नाकाम बनाने में। रिकॉर्ड में लाया ना, कोई पता ना वो
अहमद मीर बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन ये कम से कम रिकॉर्ड की कोई बात करे कि भाई उसने शाह महमूद कुरैशी ने फलां तरीके को एक बयान दिया था, वो बयान अखबार में छपा था, तो मैं भी कहूँगा ठीक है। यानी ये फर्जी बातें करना कि भाई वो ये कहता था, वो ये कहता था, वो ज़ाहिर है इनकी अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम। ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी बात ना तो मैंने कोई इमरान खान की देखी है, ना शाह महमूद कुरैशी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो, कि उसने कभी कोई बाजवा के खिलाफ स्टैंड लिया हो। कभी उस वक्त जब वो वजीर खारजा था और वो वजीर आज़म था, को ओपनली को ले ना यार, क्या बात है, आफ्टर ऑल वो आर्मी चीफ ही था, क्या करता है उस इनसे तो बेहतर वो जुनेजो रहा है। जुनेजो जो है कमजोर आदमी था, लेकिन वो कन्विक्शन वाला बंदा था, मैन ऑफ इंटेग्रिटी था। उसने कहा कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं परवाह करता, कुर्सी क्या चीज़ है यार, असल चीज़ तो इज्जत है। वो खड़ा हो गया जनरल ज़ियाउल हक के मुकाबले में, ठीक है उसकी हुकूमत खत्म होगी 3 साल बाद, कोई बात नहीं, लेकिन आज तारीख उसको याद करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा आखिर में कि इस बहरान जिसमें हम जिसका शिकार हैं, इससे क्या निकलने का क्या तरीका है? आप जैसे जो एल्डर स्टेट्समैन हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं? अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए मसला ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट तो हर एक करता है जी, हालात का मातम तो हर एक बंदा करता है ना। बात यह है कि सोल्यूशन भी दे ना कोई। जो मेरा एक 80 साल की उम्र है मेरी अब माशाल्लाह, मैंने 50 साल सियासत की है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। आप माशाल्लाह मेंटली बड़े अलर्ट हैं। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मैंने की है, और मैं पूरी होशो-हवास के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगर तो आपको नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखना है जी, अगर आप पहले ऐनक लगाएं, 24 करोड़ अवाम की ये ऐनक जो है ना, अपनी जात की ऐनक, इसको फेंकें, 24 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की ऐनक लगा लें जी, फिर देखें कि क्या आपको हालात कहते हैं। ये हालात आपको ये कह रहे हैं कि आप 2-3 साल की एक नेशनल गवर्नमेंट ऑफ कंसेंसस, इत्तेफाक राय की गवर्नमेंट बनाएं। यार आप इलेक्शन तो 10 दफा चलो करा चुके हो, फिर वही इलेक्शन कराओगे, फिर वही नतीजा निकलेगा। 10 दफा पहले निकला है, उसकी आर्गूमेंट ये है कि भाई जो नतीजा पहले 10 दफा निकला है वो 11वीं दफा कैसे वही नहीं निकलेगा, वही निकलेगा। आपने पहले इस सिस्टम को बदलना है, इस अदालती निज़ाम को रिव्यू करें, पुलिस के निज़ाम को रिव्यू करें, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को रिव्यू करें, पॉलिटिकल निज़ाम को रिव्यू करें, इकनॉमिक निज़ाम को रिव्यू करें, और एक पैकेज तैयार करें जिसमें ऐसी कौमी हुकूमत बनाए जिसमें तमाम सियासी मजहबी पार्लिमानी जमातें उनके नुमाइंदे शामिल हों, और अल्लाह को याद करके कहें कि भाई ठीक है, हम जो ये हुकूमत जो है 2 साल में इनको हम देते हैं, ये इलेक्शन रूल्स भी बदले, ये जितने भी सिस्टम है जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, अदालती निज़ाम भी बदले, सारा कुछ सिस्टम ठीक करके खुदा के वास्ते एक रोड मैप तैयार करो, एक पैकेज तैयार करो, उसके बाद इलेक्शन कराओ, फिर वो इलेक्शन जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, वरना तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो आपने सवाल ही है। तो मेरा तो ये ख्याल है ईमानदारी के साथ, इसमें कोई किसी का जाती नहीं है, ना मेरा कोई तस्सब है किसी के खिलाफ, तस्सब ही नहीं है मेरा किसी जमात के खिलाफ कि भाई ये इमरान खान क्यों आए, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर है, अगर वो आ सकता है तो जाहिर है इलेक्शन में वही आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो आ भी गया तो पहले वो देख चुका है, उसका दिल गवाही देता है। मैं कहता हूँ उसको अगर कोई कहे, जुरत करे ना, जुरत करे, उसको कहो जी कुरान पे हाथ रख के कहो, हाँ साहब पब्लिक के सामने आप ही रखो कि आप क्या समझते हो कि इलेक्शन के जरिए हल हो जाएंगे, कभी नहीं कहेगा वो इमरान खान के हल हो जाएंगे, नहीं होंगे, हालात खराब हो गए यार। ये बाल्टी है, इसमें 100 सुराख हैं, ये निज़ाम जो चल रहा है ये ऐसी बाल्टी है, 100 सुराख है, जो भी आएगा पानी डाल देगा, वो बाल्टी नहीं भरी जाती। या तो 100 सुराख बंद करो तो या बाल्टी बदल दो, तो एक ही तरीका है। तो कौमी हुकूमत बनाई जाए, मैं इत्तेफाक राय की कौमी हुकूमत कह रहा हूँ, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी, जिसमें तहरीक इंसाफ भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जमात इस्लामी भी, जमीयत उलमा इस्लाम भी, और ANP भी, और जितनी दूसरी पार्लिमानी जमातें हैं सब की नुमाइंदगी उसमें हो, और वो पहले हमारे जो रिफॉर्म्स पैकेज है वो तैयार करे, और उन रिफॉर्म पैकेज की रोशनी में फिर हम आगे बढ़े। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।